आगे है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? हमें पता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई में हमने बीटा बीटा एलिमिनेशन किसी भी न्यूक्लियाई का किया तो वो जो न्यूक्लियाई है उसके प्रोटॉन का नंबर एक इंक्रीज होता है, मतलब एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब एक जो पोजीशन है वो राइट में क्या होगा, राइट की तरफ को डिस्प्लेस होगा। लेकिन अगर अल्फा एमिशन करें तो अल्फा एमिशन में हमें पता है कि हमें प्रोटॉन में से दो माइनस करने पड़ते हैं। इसका मतलब जो भी न्यूक्लियाई होगा वो दो पेरियोडिक टेबल में दो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यही कहता है कि एन एलिमेंट डिस्प्लेस वन ग्रुप राइट बाय द बीटा एलिमिनेशन इन पेरियोडिक टेबल, बट इन केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन इट डिस्प्लेस लेफ्ट इन द पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल के किसी न्यूक्लियाई पर किसी एटम में हम बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं तो वो पेरियोडिक टेबल के राइट की तरफ को डिस्प्लेस होगा, और अगर अल्फा एलिमिनेशन कराते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ को डिस्प्लेस होगा। आगे है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज क्या है? ये ऐसी सीरीज है जिसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका नॉन रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट में चेंज होता है। इस डिसइंटीग्रेशन सीरीज में जो सीरीज है वो हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर। और ये सीरीज तब तक चलती जाएगी जब तक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर सीरीज दे रखी है, नेम ऑफ सीरीज जो इनिशियल न्यूक्लियर है वो लास्ट न्यूक्लियर यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव, और ये जो होगा रेडियो एक्टिव होगा। फिर इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने एमिट होंगे वो दिखाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सीरीज अगर 4n है, 4n+1, 4n+2, 4n+3 इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो है मास के लिए दिखाया गया है। 4n है तो ये 232 है, इसमें ये 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। इसके मास की बात करें तो ये 4n+1 रिलेशन आप यहाँ पे देखोगे, इसमें 4n+2 और इसमें 4n+3। अब थोरियम सीरीज है, थोरियम सीरीज 90 थोरियम 232 से स्टार्ट होती है और 82 लेड 208 पर एंड होती है। यहाँ पर 6 अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं और 4 बीटा पार्टिकल। इस तरीके से नेप्टूनियम सीरीज की बात करें तो ये नेप्टूनियम सीरीज जो है 93 नेप्टूनियम 237 से स्टार्ट होती है और बिस्मथ 83 बिस्मथ 209 पर एंड होती है। यूरेनियम सीरीज की बात करें तो 92 यूरेनियम 238 से स्टार्ट होता है और 82 लेड 208 पे एंड होती है। और एक्टिनियम सीरीज की बात करें तो ये 92 यूरेनियम 235 से स्टार्ट होता है और इसकी जो एंडिंग होती है वो 82 लेड 208 पे होती है। ध्यान देना जितने भी लेड पे एंड हो रहे हैं ये सारी जो होती है नेचुरल सीरीज होती है, लेकिन जो बिस्मथ पर ख़त्म हो रही है यानी कि नेप्टूनियम सीरीज ये जो है आर्टिफिशियल सीरीज है, और बाकी जो जितनी भी रिमेनिंग सीरीज है ये सब नेचुरल होती है। यहाँ यही लिखा है नेप्टूनियम सीरीज इज आर्टिफिशियल एंड द रिमेनिंग सीरीज आर नेचुरल। आगे है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फोर्सेस और बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो युकावा के अकॉर्डिंग युकावा ने क्या क्या कहा था कि जो बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियाई है उसके लिए न्यूक्लियर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो अराइज होते हैं ड्यू टू मेसोन पार्टिकल। मेसोन पार्टिकल की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस अराइज होते हैं और न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियाई बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो ये मेसोन पार्टिकल होते हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, न्यूट्रल भी, तीनों टाइप के मेसोन पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेसोन पार्टिकल होते हैं ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस वजह से न्यूक्लियाई की बाइंडिंग होती है। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ये सिर्फ युकावा ने कहा था, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूक्लियर फोर्सेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मास डिफेक्ट। एक्चुअली मास डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस या न्यूक्लियाई की बाइंडिंग के लिए मास डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे है कैलकुलेशन ऑफ मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पहली मेथड है मास डिफेक्ट अगर हमें निकालना है तो थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का थ्योरेटिकल मास उसमें से एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई
तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए जो पहली मेथड है उसमें क्या होगा, डेल्टा एम मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियाई उसमें से एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई को माइनस कर देंगे, यहाँ से मास डिफेक्ट निकल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियाई कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का जो एक्चुअल मास होगा उसमें इनमें से उसको माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट निकल जाएगा। अब सेकंड मेथड होती है मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम एटम का टोटल मास ले लें और जो एटम का एक्चुअल मास है उसको माइनस कर दे। तो इस केस में क्या होगा, थ्योरेटिकल मास ऑफ एटम, एटम का जो थ्योरेटिकल मास होगा उसमें से एक्चुअल मास ऑफ एटम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सेकंड मेथड से भी हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। आगे है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है 931.5 से, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई में यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी निकलती है। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हमें अगर पर न्यूक्लियन चाहिए तो पर न्यूक्लियन कैसे निकलेगी, इसको हम मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, मास यानी कि ए से डिवाइड कर देंगे, और जो मास होता है हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और अगर हमें ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में चाहिए तो पर मोल में निकालने के लिए हम इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे अगर बात करें तो जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियन की ज़्यादा है तो उस न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आगे देखेंगे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बताता है। और न्यूट्रॉन टू, यहाँ पर एक चीज़ पहले ध्यान रखना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है पेरियोडिक टेबल में वो आयरन 56 की होती है। इसका मतलब पेरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल न्यूक्लियर कौन है, आयरन 56। अब आगे है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये कहता है कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 होगा, यानी कि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में जो न्यूक्लियाई होंगे वो स्टेबल होंगे। तो एक यहाँ पर एक बेल्ट बना रखी है, ये जो है स्टेबिलिटी बेल्ट है। स्टेबिलिटी बेल्ट इधर पर वैल्यू जो होती है लगभग ऑलमोस्ट किसके अराउंड होती है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के अराउंड होगी, इसलिए इसको स्टेबल बेल्ट कहा जाता है। अब इस स्टेबिलिटी बेल्ट में आने वाले जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सारे के सारे स्टेबल होंगे। अब इससे ऊपर वाले जो है उनकी वैल्यू न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, और इससे नीचे रहने वालों का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब ऊपर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ ले जाना है, इन न्यूक्लियाई को स्टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा एमिशन करेंगे। तो क्या होगा, बीटा एमिशन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, और ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो 1 की तरफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से कम है, तो इस केस में हमें अल्फा एलिमिनेशन करना पड़ेगा, अल्फा एमिशन करना पड़ेगा, या हमें पॉजिट्रॉन एमिशन करना पड़ेगा। अब पॉजिट्रॉन एमिशन या अल्फा एमिशन से क्या होगा, प्रोटॉन का जो नंबर है वो कम होगा, प्रोटॉन का नंबर कम होगा तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, और टोटल वैल्यू बढ़ेगी N/P की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ को मूव करेगी। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ को सब सारे न्यूक्लियाई जाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बेल्ट पर होने वाले न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, जो Z की वैल्यू है वो अगर 20 से कम होती है तो यहाँ पर जो रेशियो है N/P का वो 1 ही रहता है, यानी कि वो क्या होंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई ही होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, कैल्शियम, और भी बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस और आती है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर क्या होता है, जब प्रोटॉन जो होते हैं इस जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है जिसको हम के एनर्जी लेवल कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को क्या करेगा,
कम कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो एक प्रोटॉन को ख़त्म कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को ख़त्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में जो प्रोटॉन है वो कम होंगे, प्रोटॉन कम होंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर H1 1H1 है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे तो एक प्रोटॉन डिक्रीज करेगा, एक प्रोटॉन डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर देखो 1 - 1 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। क्या बचेगा, सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा, 0 न्यूट्रॉन 1। तो 0 और 1 यहाँ पर रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर को -1 इलेक्ट्रॉन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर हमेशा केस ये होगा कि ये हमेशा प्लस में रहेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन हमेशा कैप्चर करेंगे। Nuclei which are present below the stability belt give electron capturing sometime and increase their n/p ratio that is move toward the stability belt। यहाँ पर क्या होगा, देखो जो न्यूक्लियाई है स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ को मूव करना अगर चाहे तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे रहने वाले न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग से भी स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग से नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज करेंगे तो n/p की वैल्यू बढ़ेगी, और n/p की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो जो है स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ मूव करेगा। आगे है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है एक्चुअल आइसोटॉपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इंटू 10⁴ के इक्वल होता है। यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा, 0 के इक्वल या नेगेटिव अगर होगा तो जो न्यूक्लियाई होगा वो स्टेबल होगा यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है तो इस केस में न्यूक्लियाई जो है स्टेबल नहीं होगा और रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन का ध्यान देना, एक्चुअल एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इंटू 10⁴ होता है, और जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो अगर नेगेटिव होगा तो स्टेबल होगा, 0 होगा तो भी स्टेबल होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो स्टेबल नहीं होगा यानी कि रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है, देखो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो हैवियर न्यूक्लियाई है उस पे स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल या सूटेबल सॉरी हैवियर जो न्यूक्लियाई है उस पर सूटेबल सब एटॉमिक पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग होगी और यहाँ से स्मॉल फ्रेगमेंट बनेंगे और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे यूरेनियम हैवियर न्यूक्लियाई है, इसमें सूटेबल सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की जाती है और स्मॉल फ्रेगमेंट बनते हैं। कौन कौन से, बेरियम 3 के नंबर में न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है आगे 3 और यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या करेंगे, आगे 3 9 न्यूट्रॉन और बनाएंगे और 3 गुना एनर्जी और रिलीज करेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन 3 के नंबर में और बनाएंगे। अगर हमें इनके बीच रिलेशन निकालना हो तो हमें पता है कि अगर न्यूट्रॉन 3 बन रहे हैं तो एनर्जी 1 के अमाउंट में बन रही है, तो न्यूट्रॉन 3 की पावर अगर 1 होगी तो यहाँ पर जो एनर्जी है एनर्जी 3⁻1 - 1 रहेगी। तो इसको हम आगे अगर हमें बहुत ज़्यादा नंबर, नॉर्मली तो हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स के लिए निकालना है तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन 3⁻n है, मतलब 3⁻n न्यूट्रॉन अगर रिलीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो एनर्जी 3⁻n - 1 के अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। आगे है एटॉमिक, यहाँ पर जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर ही बेस्ड होता है। इसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है जिस पर कि एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड होता है। आगे ब्रीडर रिएक्शन। ब्रीडर रिएक्शन क्या होती है, जो नॉन फिजनेबल न्यूक्लियाई हैं उनको फिजनेबल न्यूक्लियाई बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें उसको कहते हैं ब्रीडर रिएक्शन। इस ब्रीडर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो नॉन फिजनेबल न्यूक्लियाई है जिनका मतलब जो स्मॉल पार्टिकल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक नहीं होते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग की जाती है और उनको फिजनेबल न्यूक्लियाई में चेंज किया जाता है। अब जो न्यूक्लियर फिजन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है 2 टाइप का होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर में आएगा जिसमें हम ब्रीडर रिएक्शन वगैरह की बात करते हैं, और अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की बात करें तो एटॉमिक बॉम्ब में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन देखने को मिलती है।
आगे है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, देखो फिजन में तो क्या होता है, जो बड़ा न्यूक्लियाई है वो छोटे फ्रेगमेंट में चेंज होता है, और फ्यूजन में क्या होगा, जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो मिलकर बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है तो दो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है, और हैवियर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्या होगा, स्टेबल होगा, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, क्योंकि जब भी कोई स्टेबल चीज़ बनती है तो एनर्जी लार्ज अमाउंट में निकलती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है फ्यूजन रिएक्शन का, जैसे 1H2 1H3, यहाँ पर हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम मिले, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई है, और बनाया क्या, हीलियम का फॉर्मेशन किया। हीलियम क्या है, एक हेवियर न्यूक्लियाई है, और इस केस में क्या हुआ, न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ और लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। अब जो एनर्जी, स्टार की एनर्जी का सोर्स होता है, स्टार की एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होती है, और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर ही बेस्ड होता है। आगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है, या इसको कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। इसमें कार्बन 14 जो डेटिंग होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो ओल्ड वुड ऑब्जेक्ट है, या पुराने जो लकड़ियों के सामान होते हैं, और एनिमल जो फॉसिल होते हैं उनको उनकी एज को फाइंड करने की टेक्निक होती है। ध्यान देना, कार्बन 14 डेटिंग जो है ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से ओल्ड वुड ऑब्जेक्ट और एनिमल फॉसिल की एज पता की जा सकती है। आगे कार्बन 14 जो है प्रोड्यूस करता है 7 न्यूट्रॉन, 14 प्लस न्यूट्रॉन अगर हम करें तो कार्बन 14 का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन निकलता है। और इस का अगर डीके देखें, कार्बन 14 6 का डीके देखें तो ये नाइट्रोजन में डिके होता है इसका। जब ये इसका डिके होता है तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है और एक बीटा पार्टिकल एमिट होती है। और इसकी अगर टी हाफ की बात करें तो 5750 ईयर इसका टी हाफ रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन 14 डेटिंग होता है, मेजर रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन वंस लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग द डीके ऑफ कार्बन 14 टू नाइट्रोजन 14। यहाँ पर क्या होता है, जब किसी की एज ये निकालता है तो उस दौरान कार्बन 14 किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन 14 में। अब क्या है, इट कैन ओनली on about 60,000 year old material, because after the 10 half life most of the 14 carbon in the सैंपल विल बी डीके। ये क्या हो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 60,000 साल पुराने तक के मटेरियल की एज ही हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसी पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 60,000 साल पुराना, अगर 60,000 साल पुराना उससे ज़्यादा पुराना है तो इस केस में इसकी 10 हाफ लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद जो कार्बन 14 होता है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसका टी हाफ दे रखा है, तो इतने में 10 टी हाफ लग जाएंगे, और 10 टी हाफ के बाद ये लगभग क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आगे है एज ऑफ रॉक्स। एज ऑफ रॉक्स, रॉक्स की एज कैसे निकलती है, if it is found that the number of atom of uranium 238 and lead 206 in the gives a sample of rock is equal, then the age of the rock is equal to t half, ये दे रखी है। देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अगर यूरेनियम और लेड जो है गिवन सैंपल में इनका अमाउंट इक्वल हो जाता है, जिस कंडीशन में इनका अमाउंट इक्वल हो जाएगा उस केस में हम जो रॉक, उस केस में जो इस रिएक्शन का टी हाफ होगा वही रॉक की एज होगी। तो किसी भी रॉक्स की एज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो यूरेनियम 238 और लेड 206 को हम इक्वल कर ले, और उसके बाद उसका टी हाफ देख ले, तो इस केस में उस रॉक्स की एज निकल जाती। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए फॉर्मूला है R इक्वल 1.40 a⁻1/3 एफ फर्मियन। फर्मी, ये जो फर्मी या फर्मियन है ये
एक फर्मियन इक्वल 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। अगर हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो इसको 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पर जो ए है वो एटॉमिक मास है। आगे बात करके कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो डी इक्वल हमें पता है m/v होता है। m जो v होता है वॉल्यूम वो 4/3 πr³ होता है। और r हमें पता है r रेडियस है, तो कहाँ से निकालनी है, इस फॉर्मूले से। अब आगे है ज्योमेट्री क्रॉस सेक्शन एरिया। ज्योमेट्री क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो वो πr² से निकलता है। πr² में भी जो r है वो कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। और यहाँ पर एक चीज़ और आई है, जो 1 बार है वो 1 बार इक्वल 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रखना 1 बार की वैल्यू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होती है। आगे है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर क्यू वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्यू वैल्यू जो होती है वो मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्यू वैल्यू क्या होगी, मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट की बात हो रही है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट है। इस केस में बात करें तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे और 931.5 मेगा से मल्टीप्लाई करके इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये क्यू वैल्यू है अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है और एंडोथर्मिक क्या रहती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। आगे है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी देखिए, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल माइनस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। जो पूरे रिएक्टेंट का मास है वो लेंगे, जैसे इस केस में देखो पूरे रिएक्टेंट का मास Ma/mb है, Ma+mb है। और सिर्फ रिएक्टेंट का ही लेना है तो Ma+mb अपॉन Ma, क्योंकि ए हमने यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है तो माइनस ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल मास ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इंटू क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कहाँ से निकलेगी, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसको हम क्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना ये माइनस का है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। आगे है न्यूक्लियर सेल मॉडल या मैजिक नंबर हम जिसको कहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू 2, 8, 20, 50, 82 या 126 होती है, तो इस केस में नंबर जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इन नंबरों को कहते हैं मैजिक नंबर। अब अगर ध्यान रखना, अगर जो न्यूक्लियाई है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर 2, 8, 20, 50, 82, 126 हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, डबल मैजिक नंबर प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटॉन भी इसी नंबर में है, न्यूट्रॉन भी इसी नंबर में, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक का होगा दूसरे का नहीं होगा तो वो भी स्टेबल होंगे, लेकिन हम उनको क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंगल मैजिक नंबर प्रेजेंट है। अब कुछ ऐसे न्यूट्रॉन हैं जो क्या होते हैं, जिनमें मैजिक नंबर तो नहीं होता है लेकिन स्यूडो मैजिक नंबर प्रेजेंट होता है, जिसको हम, जैसे हम बात करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की और फिर उसके बाद बात करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक मैजिक नंबर है जिसमें अगर मैजिक नंबर अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होगा तो वो स्टेबल होंगे। फिर उसके बाद स्यूडो मैजिक नंबर है, अगर ये नहीं है तो ये होंगे तो फिर भी स्टेबल रहेंगे। तो वो स्यूडो मैजिक नंबर है 6, 14, 28 और 40। तो ये चार क्या है, स्यूडो मैजिक नंबर। आगे है कुछ जो ये, या इनको हम सेमी मैजिक नंबर भी कहते हैं। आगे न्यूक्लियर सच एज हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, बेरियम, बोरॉन
आर एक्सेप्शन ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के एक्सेप्शन है, ये इनको फॉलो नहीं करते हैं फिर भी क्या है स्टेबल है। तो इन बात का ध्यान रखना, इतने एक्सेप्शन हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन और बोरोन। बाकी ध्यान रखना जो भी जिनका भी मैजिक नंबर होगा प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, तो स्टेबल होंगे, और सेमी मैजिक नंबर वाले भी स्टेबल होंगे। सबसे ज़्यादा डबल मैजिक नंबर, फिर सिंगल मैजिक नंबर, फिर सेमी मैजिक नंबर वाले स्टेबल होंगे। और यहाँ पर ध्यान देना कि जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें भी क्या होते हैं एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, वैसे न्यूक्लियाई के केस में भी एनर्जी लेवल होते हैं। यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री ख़त्म होती है। आगे मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।